हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास लेके आए हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। दूसरा, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, यानी हम लोग जैसे जो कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पतले धागों से बने होते हैं और ये पतले धागे सूत से बनते हैं। जो पतले धागे हैं वो रेशों से बनते हैं और ये जो रेशे हैं वो दो तरह से प्राप्त होते हैं, एक पौधों से और दूसरा जंतुओं से। ठीक, तो यहाँ हम पढ़ेंगे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। दूसरा, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, यानी जो रेशे हैं, रेशों का ही एक और रेशों से बन के ऊन तैयार होती है और ये ऊन कुछ जो घने बालों वाले, बड़े लंबे मुलायम बालों वाले जो जंतु होते हैं उनसे निकाली जाती है। ठीक, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तीसरा है ऊन तैयार करने की विधि, यानी ऊन को तैयार कैसे किया जाता है, इस अध्याय में पढ़ा जाएगा। और इसके बाद रेशों का ही एक प्रकार, यानी रेशम से रेशे यानी रेशे से रेशम भी बनता है, तो उसके बारे में, रेशम क्या है, रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा है और रेशम प्राप्त करना, यानी रेशम को प्राप्त कैसे किया जाता है, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इसके बाद है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में, कि जो जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं उनकी क्या उपयोगिता है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो चलें। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। यानी पिछली कक्षा का मतलब कक्षा 7-6 में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कपास यानी रेशे प्राप्त होने वाले, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में। और पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं? कपास और जूट। ठीक, इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा उनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक, पहला, अब इसमें क्या है इस अध्याय में? पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। अभी तक हम लोगों ने यानी जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पढ़े थे और वहाँ जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ा गया था। अब इस अध्याय में क्या पढ़ा जाएगा? जंतुओं से भी प्राप्त होने वाले रेशे और पौधों से प्राप्त होने वाले दोनों रेशों के बारे में पढ़ा जाएगा। और जिसमें से आता है, यानी पहला है पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा पादप, क्योंकि पौधों का एक और नाम पादप भी होता है। तो इसलिए जो पौधे से जो रेशे प्राप्त हो रहे हैं इसलिए उन्हें पादप रेशे भी कहते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई, कपास का जो पौधा होता है, बिनौले यानी जो खली टाइप में होती है ना, बिनौले से रुई, पटसन या सनई, गाँव में सब लोग सनई जानते हैं, उससे यानी उसके पौधों से, तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यानी वो सनई और सनई जिससे रस्सी वगैरह बट के रस्सी बट लेते हैं, बाँध बना लेते हैं चारपाई वगैरह बिनने के लिए। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाई जाती है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि जो कपास होता है, कपास के रेशों से हम लोग क्या बनाते हैं? कपास के रेशे से कागज़ बना लिया गया, जो कागज़ आता है, तो ये लकड़ी को पीस के उसकी लुगदी बना के तब पतले पेपर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो कपास की जो रुई है, रुई से कागज़ भी बना लिया गया, यानी उसकी लकड़ी वगैरह से, और साथ में जो कपास था उससे पतले पतले धागे बनाए गए, सूत बनाया गया और सूत से सूती वस्त्र बनाए गए, और उसी सूत से ही चादरें बन जाती हैं और पर्दे भी बन जाते हैं। और जो जूट होता है, तो जूट देखा होगा गांव में दो तरह की, जब रस्सी हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो दो तरह की रस्सी लाते हैं। एक रस्सी होती है जो थोड़ा सा मुलायम होती है और एक रस्सी होती है थोड़ा वो कठोर होती है और चुभन जैसी होती है, वो जूट, या गांव में एक नाम और भी कहते हैं मूंज वाली रस्सी। तो जो मूंज वाली रस्सी होती है वही जूट की रस्सी है। ठीक, तो जो जूट के रस्सी होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है? रस्सी बनाई जाती है। बोरा जानते हो, जो जिसमें सामान वगैरह भर के लाते ले जाते हैं। दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जानताव रेशे कहा जाता है। यानी पौधों से प्राप्त हो रहे थे रेशे, इसलिए उन्हें कहा गया पादप रेशे। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहा जाएगा? जानताव रेशे। जानताव क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त है इसलिए जानताव रेशे कहा गया। ऊन तथा रेशम प्रमुख जानताव रेशे हैं। ऊन, इनमें जो ऊन है और रेशम, ऊन जो प्राप्त होती है वो जैसे भेड़ों के बाल से निकाली जाती है, याक के बैलों से निकाली जाती है, कुछ बकरियों के बाल से निकाली जाती है। ठीक, तो ये सभी क्या है? जंतु हैं। और इसके अलावा जो रेशम है, तो रेशम जो प्राप्त होता है वो एक विशेष प्रकार के कीड़े से, यानी कीड़ा जो होता है उसके पीमा यानी लार्वा से ये तैयार होता है रेशम। तो ये दोनों जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं रेशे, इसलिए इन्हें कहा जाता है जानताव रेशे। ठीक,
ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून, ठीक, कोकून यानी ये कीट से प्राप्त होता है कोकून, तो कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। उनका उपयोग किसका, जो ऊन है, ठीक, तो ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे खासकर रेशमी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो देखा होगा हाथों में तरह तरह की बांधी जाती है राखी, तो राखी में एक राखी ऐसी होती है जिसको हम लोग बार बार बांधते हैं और बार बार वो खुल जाती है, खुलती रहती है, अगर अच्छी सी गांठ ना लगाई जाए तो वो खुल जाती है। बहुत चिकने कपड़े की, चिकने धागे से बनी होती है, तो वो रेशम होता है। और एक ऊन तो सभी परिचित हैं, तो रेशम के जो रेशम का रेशा होता है उससे बनाए जाते हैं रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक, ज़्यादातर जैसे साड़ी वगैरह, तो वो रेशमी यानी रेशम के रेशे से बनाए जाते हैं। और जो ऊन से जो होता है तो उनसे स्वेटर यानी ये कह सकते हैं ठंडियों के जो गर्म कपड़े होते हैं वो उनसे बनाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद ऊन प्रदान करने वाले अब जंतु, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो जिन जंतुओं के नाम दिए गए हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ी कक्षाओं तक भी पूछे जाते हैं। तो जैसे भेड़ की त्वचा, भेड़ जानते हैं सब लोग, तो भेड़ की त्वचा से बाल प्राप्त किए जाने वाले, भेड़ की त्वचा से बाल प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है, ठीक। जो भेड़ के बाल होते हैं तो जो मुलायम घने वाले रेशे होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतु, ऐसा नहीं कि केवल भेड़ के बाल से ही ऊन प्राप्त की जाती है, कुछ और भी जंतु होते हैं जैसे याक। जब ABCD हम लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में एक जेड वाला अक्षर आता है, यानी जेड के पहले एक वाई अक्षर आता है, तो पढ़ते हैं याक मीन्स बैल, है ना, तो वो याक मीन्स याक, तो वो याक, उससे अभी ये आगे फोटो दिखाएंगे। याक यानी, और साथ में ऊँट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। यानी जब स्वेटर, अब तो रेडीमेड स्वेटर आ गए, पहले सबकी मम्मियाँ दादियाँ जो होती थी वो हाथ से स्वेटर सिलाई के माध्यम से ऐसे ऐसे करके बुनती थी। तो ये जो स्वेटर बुने जाते थे वो ऊन से प्राप्त किए जाते थे। और ऊन एक मिलती कहाँ थी, यानी जैसे जो पालक होते हैं, भेड़ बकरी वगैरह जो पालते हैं, इसका बड़े पैमाने पर पालन होता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, इनके बालों की कटाई की जाती है, फिर बालों की कटाई करके उनकी सफाई की जाती है, और सफाई करने के बाद फिर उनसे रेशे तैयार किए जाते हैं, और रेशे तैयार करने के बाद फिर ऊन बनाई जाती है, और वही ऊन आके मार्केट में बिकती है। और फिर जब हमें स्वेटर बनानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से वही ऊन खरीद के लाते हैं और उससे फिर स्वेटर बुना जाता है, ठीक। आई बात समझ, वही बोला गया है। अब जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये जैसे जंतु हैं ये हर स्थान पे या हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ विशेष स्थानों पर ही इनका पालन बहुत अधिक मात्रा में यानी व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी। अब ये याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जम्मू कश्मीर में या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में किस जंतु से, जम्मू कश्मीर के किस जंतु से ऊन प्राप्त की जाती है, तो वहाँ पर बकरी का नाम क्या है, अंगोरा, ठीक। क्या नाम है, अंगोरा ऊन। और कश्मीरी बकरी, एक वहाँ बकरी जो कश्मीर की जो बकरी होती है उससे यानी कश्मीरी बकरी से पश्मीना, ये पश्मीना ऊन का नाम है, पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन आता है कि पश्मीना ऊन की सालें निम्नलिखित में से बहुविकल्पी में दे देगा किन जंतुओं से प्राप्त की जाते हैं। तो पश्मीना ऊन की सालें जो बनाई जाती है वो कश्मीरी बकरियों की सहायता से बनाई जाती है। और अंगोरा जो ऊन होती है वो किससे बनती है, तो अंगोरा ऊन वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से प्राप्त की जाती है। और इनसे ये जो पश्मीना सालें हैं ये बहुत फेमस सालें हैं, पश्मीना सालें, ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ चित्रों, जानवरों के चित्र दिए गए हैं जिनसे जानतो रेशे प्राप्त किया। जैसे पहले ऊपर देखो दिया गया घने बालों वाली भेड़, ये घने बालों वाली भेड़। दूसरा वाइफार याक, और ये ऊँट। इसके बाद में लामा, ये बकरी हो गई, ये अंगोरा बकरी हो गई, ये कश्मीरी बकरी है, यानी हाँ कश्मीरी बकरी है, और ये अल्पेका। अब इसके बाद आगे बात करते हैं ऊन तैयार करने की विधि, ठीक। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। यानी जो शरीर में बाल पाए जाते, जो सर में बाल पाए जाते हैं, ये इनकी अपेक्षा जो शरीर में रोएं वगैरह पाए जाते हैं वो ज़्यादा मुलायम और पतले और हल्के होते हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। जो भेड़ होती है उसके भी, जैसे हम मनुष्यों के जो बाल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यहाँ के ज़्यादा कठोर हो गए, रूखे हुए, तो और शरीर के वो थोड़ा सा मुलायम, जो हाथ वगैरह में रोए होते हैं, ठीक। तो इसी तरह से भेड़ों के भी दो प्रकार के बाल होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल, दाढ़ी के रूखे बाल, ठीक। और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। दाढ़ी के रूखे यानी खुरदरे, वो कुचने चुभने वाले बाल, और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, और जो त्वचा पर स्थित होते हैं वो मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा, यानी कहाँ के बाल, त्वचा के बाल। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन है कि जो ऊन प्राप्त किया जाता है शरीर के किस अंग से, तो त्वचीय बालों से, ठीक। यानी त्वचा वाले जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आगे भेड़ पालन और प्रजनन। पालन का मतलब होता है पालना, और प्रजनन का मतलब ये होता है कि जैसे जो अच्छी प्रजाति की भेड़ है उसकी मात्रा यानी संख्या हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या प्रयास, यानी उसके जैसी और भेड़ हो, तो उनके लिए प्रजनन की जो व्यवस्था वो यहाँ पर बात की गई है, ठीक। तो हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। यानी जो भेड़ें अधिकतर पाली जाती हैं वो उनसे हम ऊन प्राप्त करने के लिए ही उनको। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गड़रियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। कभी कभी देखा होगा गांव में भी झुंड के झुंड लेके आते हैं, ठीक। और ये लोग अस्थायी तौर पे आज यहाँ रुके तो इनको चराते रहते फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो अगर भेड़ पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है, और ठंडक पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंडक पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके, इसलिए वहाँ पर इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर इनका पालन ज़्यादा होता है, ठीक। इसके बाद भेड़ के बारे में बात की गई कि भेड़ शाकाहारी होती है और वे घास और पत्तियाँ खाना पसंद करते हैं। गड़रिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि
हम उन्हें की भेड़ों की जैसी देखभाल करेंगे, यदि उन्हें हम अच्छा खिला रहे हैं और उनके बालों की नियमित साफ़ सफाई कर रहे हैं, उनकी देख रेख अच्छी कर रहे हैं, अच्छे जलवायु यानी अच्छे मौसम में उनको अगर रखा जा रहा है, खान पान पोषण उनका अगर ठीक है, तो उनके बाल अच्छे और मुलायम होंगे। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, यानी भेड़ की कुछ प्रजातियां होती हैं जिनके शरीर पर ज़्यादा घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है, यानी उनसे और अधिक भेड़ें प्राप्त हो, यानी उनसे ये कह सकते हैं प्रजनन कराया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन अब आगे पूछा गया है कि वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं। तो वर्णात्मक प्रजनन का मतलब ये होता है कि नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के यहाँ अच्छी प्रजाति के जानवर होते हैं, भैंस बकरी वगैरह, तो लोग उन्हें फिर क्या करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, कहते हैं ये अच्छा दूध देती है, तो उसकी खूब सेवा करते हैं, है ना। और उसी से और अधिक जब तक वो बच्चे देती रहती तब तक उसको रखा जाता है। तो जो हमारे पास भैंस थी वो जनक है, जनक यानी माता पिता, और उनसे जो हम और अधिक संतानें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहलाती है ना, वो यानी प्रजनन, यानी और अधिक संतानें उसके जैसी संतानें उत्पन्न कराना, ये प्रजनन कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर कहा क्या गया, नस्ली भेड़ों यानी जो अच्छी किस्म की भेड़ें हैं उनको जन्म देने के लिए जनक के रूप में, जनक के मतलब जो अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं उनको जनक के रूप में, यानी उन्हीं के द्वारा और भेड़ों का जन्म हो, ऐसी जो चयन प्रक्रिया है, यानी उन्हें चुनने की जो प्रक्रिया कि नहीं यही वाली भेड़ हमें, इसी वाली भेड़ से प्रजनन कराया जाए, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वर्णात्मक प्रजनन। है बस समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर तालिका दी गई है। गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे दी गई तालिका में अंकित है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक जो ये टेबल दी गई है, तो किस राज्य में या किस स्थान पे ये एक प्रकार नस्ल का नाम दिया गया है। ठीक, कि किस नस्ल की भेड़ किस स्थान पर ज़्यादा पाई जाती है और उनकी गुणवत्ता किस काम में आती है, यानी उनसे क्या बनाया जाता है। जैसे एक है बाखरवाल। बाखरवाल कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और क्या बनाया जाता है, ऊनी सालों के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है। दूसरा रामपुर बुसायर, ये याद रखना, रामपुर बुसायर भेड़ें ये पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भूरे ऊन वाले कंबल के लिए, जो भूरे रंग के कंबल आते हैं ये इसी से बनाए जाते हैं। इसके बाद नली या नाली, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और ये किस काम में आते हैं, गलीचे के लिए, गद्दा गलीचा वगैरह जो होता है वो। इसके बाद लोही, ये राजस्थान, पंजाब में पाए जाते हैं, और इनका प्रयोग ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है, यानी ऊन के जो स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद मारवाड़ी। ठीक, तो मारवाड़ी भेड़ जो पाई जाती है गुजरात में, ये मोटी व रूछ ऊन कंबल के लिए, जो मोटी मतलब कि ऊन वाले रूछ यानी कह सकते हैं जिनमें लगे रहते हैं अंदर बाल टाइप में, उस तरह के कंबल बनाने के लिए। और एक आगे है पाटन वाड़, ये गुजरात में पाई जाती है, और ये हौजरी के लिए प्रयोग की लाई जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, यानी पौधों से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं और जंतुओं से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद फिर जंतुओं से यानी ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ा कि कौन सी भेड़ कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी बकरी कहाँ पे पाई जाती है, और उनसे क्या
प्राप्त किया जाता है। ठीक, आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।